उनके हौसलों में, उनके जज्बों में गाजी अब्बास जैसा वलवला था और उनके ज़बानों पे जो मौलाए हक नारा हैदरी का नारा था, उसने पाकिस्तान को तो क्या पूरे खित्ते में सुरखरू किया है। मैं अपनी पाक फौज को सलाम पेश करती हूँ। उसके साथ साथ मैं अपनी क़यादत जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी को सलाम पेश करती हूँ और उनके लिए यहाँ पे हमें ताने और सिंधी में कहते हैं मेड़े मिलते हैं कि आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं हैं। हम इस मुल्क की बका और इस मुल्क के वकार और सॉवरेनिटी के लिए अगर हम हुकूमत के साथ खड़े हैं तो उनके लिए मैं सिर्फ बिलावल साहब के लिए ये एक शेर पढ़ूंगी कि मट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि हम पे वाजिब भी नहीं थे। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं होकर भी हमने इस मुल्क को एटमी कुव्वत और तवानाई दी है। हम हुकूमत का हिस्सा ना होते हुए भी हमने इस हुकूमत को मजबूत करने के लिए आज पूरी दुनिया में और आज पाकिस्तान के मुखालिफों के ज़बानों पे भी अगर नारा हक है, तारीफ के दो अल्फाज हैं तो वो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए हैं, क्योंकि उन्होंने बगैर किसी ओहदे के, बगैर किसी क्या कहते हैं उसको, नॉट डिमांड, एक ओहदे के बगैर भी उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान का वकार बुलंद किया है, वकार बुलंद किया है, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। लेकिन जनाबे वाला मशरकी सरहदों से जो जंग उठी है उसका असर हम पर ज़रूर आएगा और मुझे डर लगता है कि कहीं खुदा ना करे कि हमारे मुल्क की जो पाक फौज है उसको नबर आजमा होना पड़े। लेकिन ये तय है कि उस जंग का जो ईरान पे इस वक्त मुसल्लत की गई है, मैं ईरान जो है वो इस वक्त सिर्फ अपने मुल्क की जंग नहीं लड़ रहा है, ईरान इस वक्त आलम इस्लाम की जंग लड़ रहा है और मुझे फ़ख्र है कि हम इस वक्त ईरान के साथ खड़े हुए हैं। हम कभी उस जंग का हिस्सा नहीं बन सकते जो यहूदी लाबी की वजह से किसी भी इस्लामी मुल्क के ऊपर मुसल्लत की गई हो। तो हम ईरान के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला ये जंग जल्द ख़त्म होगी और ईरान जो है वो आलम इस्लाम के लिए सुरखरू होगा। जनाब वाला, ये जंग जो है वो इनडायरेक्ट हमारे पर इनडायरेक्ट उसके असरात हमारे पर ज़रूर आएंगे। जनाब वाला, हमारी पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी। जनाब वाला, हमारी लाकानूनियत बढ़ जाएगी। जनाब वाला, अगर ये जंग बढ़ी तो बैनुल-अक़वामी तिजारत जो समंदरी रास्तों से होती है उस पर इसका बहुत बड़ा असर होगा। तो फिर इसके लिए आज हमें सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, क्योंकि आज हमें जिस बजट पे हम बहस कर रहे हैं वो बजट कोई मामूली बजट नहीं है। ये आने वाली नस्लों पे असरअंदाज होने वाला बजट है। इस निगाह से मैं इस बजट पे कुछ गुजारिशात करना चाहती हूँ। सर, ये जो PSDB की हमें किताब दी गई है, इसको पढ़ने के बाद, इस किताब को पढ़ने के बाद तो यकीन करें मैं इतनी मायूस हुई। ये मेरा 5वां टेन्योर है, लेकिन मैं कभी भी बजट, चाहे मुशर्रफ का दौर हो, चाहे इमरान खान का दौर हो, चाहे मोहम्मद मियां नवाज शरीफ का दौर हो, चाहे पीपल्स पार्टी का दौर हो, पीपल्स पार्टी की तो क्या ही बात है कि आम आदमी भी खुश हो जाता है और वो भी आजकल यही कह रहा है कि आपकी हुकूमत कब आएगी। बहरहाल, इस किताब को पढ़ के, इसको देख के मैं इतनी कंफ्यूज हो गई कि इसमें है क्या। इस वक्त जब पहले तो पानी का जो मसला है वो पहले सूबा सिंध के लिए था, लेकिन अब पानी का मसला सूबा सिंध का मसला नहीं है। उसकी जंग जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जिस तरीके से लड़ी है कैनालों के खिलाफ, उसमें हम सुरखरू हुए और हम प्राइम मिनिस्टर के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने
हमारी बात को समझा, एक सूबे की बात को समझा और उन्होंने वो मसला हल किया। लेकिन जनाबे वाला, पानी का मसला सिर्फ अब सिंध का नहीं है, पानी का मसला अब पंजाब पे आ पड़ा है। आप कहते हो कि हम नए रिजर्वायर्स बनाएंगे, आप बनाओ, आपको किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन जो पहले से बने हुए हैं, जिनमें सकाफतें खड़ी हैं, जो सकाफतों के अलंबरदार रिजर्वायर्स हैं, उनका आपने क्या हशर किया है? सिंध में जाके देखें कींझर का क्या हाल किया है। मैं दूर नहीं जा रही, आप यहाँ इस्लामाबाद में एक इलाका है संजानी का, वहां पे एक डैम है मुंडा डैम, जिसके चारों तरफ आबादियां बन गई हैं और वहां पे गंदा पानी डंप होता है। और आपके जो ये पुराने रिजर्व वायर्स हैं उसको आप गंदे नाले बना रहे हैं और आप डैम पे डैम बना रहे हैं। डैम पे डैम बनाएंगे, फिर एक बनाएंगे, फिर उसको गंदा नाला बनाएंगे, फिर दूसरा डैम बनाएंगे, फिर उसका गंदा नाला बनाएंगे। तो नवीद कमर साहब ने सही कहा ना कि क्या ये खांचे बनाने का प्रोग्राम है? सिर्फ खांचे बनाने का प्रोग्राम ना बनाए। देखिए सर, हिंदुस्तान ने अगर हमें पानी के मामले पे ब्लैकमेल किया है तो पूरी तवज्जो इस वक्त पानी पे होनी चाहिए। मुशर्रफ के दौर से लेके 2002 से लेके 2003, 2004 जो ये आपकी डैम की इसमें जिक्र है कोई तकरीबन 100 डैमों का। लेकिन 2002 से लेके 2025 तक जो जिस प्रोजेक्ट के लिए आपने पैसे रखे हैं, सिर्फ मैं ये बात कर रही हूं कि 2002 से जिन डैमों के लिए आपने पैसे रखे हैं 2025 आ गया यार, वो प्रोजेक्ट कहां पर है? और पानी का मसला जहां पर है वहीं पर खड़ा हुआ है। कल ही ख्वाजा असद नहलाने के लिए भी उनके लाले पड़े हुए हैं, वो उनके पास एक डब्बा पानी का नहीं होता है कि अपनी मैयतों को नहला सके। इन 20-25 सालों में मैं भी सुनती भी आ रही हूँ, 2002 से मैं भी सुनती आ रही हूँ कि जी मुंडा डैम है, भाषा डैम है, गाजी बरोथा डैम है, दासू डैम है। ये हैं कहाँ? आपने डैमों के नाम पे कौम को डैम फूल बनाया है, तो खुदा का वास्ता है आप उनको डैम फूल ना बनाएं और उनको डैम बना के दें। सर, यहां खड़े होके फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम आवाम को रिलीफ देंगे और बड़ी बातें हो रही हैं कि जी महंगाई खत्म हो गई है, महंगाई कम हो गई है, हम रिलीफ दे रहे हैं। हाँ, रिलीफ आप ऐसा दे रहे हैं कि आप एक हॉस्पिटल में चले जाएं तो वो एक नर्स जो है खून की पूरी बोतल निकाल के जूस का डब्बा पकड़ा देगी। आपने भी कौम का खून निकाल के उनके हाथ में ये जूस का डब्बा पकड़ा दिया है कि ये जो खून है वो एक एक बूंद हमने आपकी निकाल दी है, अब ये जूस का डब्बा पकड़ो और उसको उस पाइप के साथ चूसते रहो। रिलीफ की बात जहां तक होती है, सर 800 सीसी गाड़ी, क्या गरीब का, मिडिल क्लास तबके का इतना भी हक नहीं है कि वो 800 सीसी गाड़ी ले सके, अपने बच्चों को आराम से स्कूल छोड़कर आए, ऑफिस चला जाए, बीवी को लेके शाम को कहीं शॉपिंग पे चला जाए? 18% जो है वो आपने टैक्स लगा दिया है। क्या कसूर है इस कौम का? क्या कसूर है हमारा कि आपने सोलर पे 18% टैक्स लगा दिया और कल बात की है कि जी हमने 8% खत्म करके हम 10% लेंगे। क्यों भाई? लास्ट ईयर जब बजट पेश हुआ था तब उस वक्त बात चली थी कि जी ये हवा पे भी और धूप पे भी टैक्स लगाएंगे और आपने वो कर दिखाया है। हवा और जो धूप है वो तो कुदरत की तरफ से दिया हुआ तोहफा है। ये सोलर पे आप टैक्स नहीं लगा रहे 10%, ये आप हवा और धूप पे टैक्स लगा रहे हैं। क्या गरीब का इतना भी हक नहीं है कि वो एक प्लेट लेके एक पंखा और एक बल्ब जला के अपने कमरे में सुकून से बैठे? इस 53-48 जो गर्मी चल रही है। सिर्फ पेंशन की बात करूं, पेंशन पे आप कहते हैं कि जी बेवा, एक तो उसका घर उजड़ जाए, दूसरा 10 साल के बाद आप उसकी पेंशन बंद कर रहे हो।
10 साल के बाद क्या वो प्याला लेके भीख मांगने के लिए रोड पे बैठेगी? तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि खुदा का वास्ता है अपने ही लोगों पे इतना जुल्म ना करें। क्यों गरीब को पीसने के चक्कर में पड़े हुए हैं? सर, स्टेट बैंक ने बैंकों को रेगुलेटर के अहकाम जारी किए हैं कि जी 30 लाख के अलावा आप किसी को कर्जा नहीं दे सकते। वो 30 लाख का जो कर्जा है वो आप या गाड़ी ले ले या घर ले ले, घर बना ले। चेयरमैन साहब, मैं आपसे पूछती हूँ, आप कसम खा के मुझे बताएं कि वो कौन सा पाकिस्तान है जहां पे 30 लाख में गाड़ी मिलती हो या 30 लाख में आपका घर बनता हो? आपने प्राइवेट बैंकों को सफेद हाथी की तरह खुला छोड़ दिया है कि जी वो आपके आके अकाउंट चेक करें। पहले एफबीआर, सीबीआर और टैक्स रिटर्न आपके सारे अकाउंट चेक करते थे। जब एक सरकारी आदमी, या आप हो या मैं हूं या वो जो सरकारी आदमी यहां बैठा हुआ है, वो सारे टैक्स रिटर्न भरते हैं और उनका सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट के पास होता है। तो ये किस कानून के तहत आपने प्राइवेट बैंकों को इख्तियार दिया है कि वो आके आपसे पूछे कि आपके पास कितना अकाउंट है, आपको कितनी, आपकी मौरूसी आपकी जो मिल्कियत है वो कितनी है, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? जब गवर्नमेंट को सब पता है तो आपने प्राइवेट बैंकों को अपनी चोटी हाथ में क्यों दे दी है कि वो आके आपके पर्सनल अकाउंट्स में इंटरफेयर करें? जबकि हम सारे टैक्स रिटर्न्स भरते हैं, देते हैं 30 लाख रुपए और पूछगछ करते हैं पूरे खानदान की। जनाब वाला, मैं यहाँ पे एक बहुत ही अहम नुक्ता उठाना चाहूंगी कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, उनकी एक किताब है और वो इस बात की गवाह है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि तरक्की इसमें नहीं है कि आप 4G और 3G लेकर आए। तरक्की उसमें है कि आप खेतों में कपास चुनती हुई औरत के पैर में जूती दें। हमने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया, उसमें मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा का भी विजन है। मौजूदा सदर जनाब काबिल एहतराम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का भी विजन है। हमने औरत को मजबूत करने के लिए ये प्रोग्राम दिया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जो बात की थी वो एक कपास चुनती हुई औरत, काम करती हुई औरत और अपना रिस्क हलाल कमाती हुई औरत की बात की है, ना कि भीख मांगती हुई औरत की बात की है। आपने 15 साल गुजरने के बावजूद आपने उस औरत को जो काम करती है, बजाय उसके कि आप उसको आलमी मंडी में या मंडी तक उसकी रसाई करें, आप कहते हैं कि नहीं जी ये 10,000 रुपया पकड़ो और घर जाओ। हमें इसमें चेंजिंग लानी पड़ेगी। जिस वक्त ये हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था उस वक्त ये स्कीम जो थी उसमें वसीला हक स्कीम थी, वसीला तालीम स्कीम थी, वसीला रोजगार स्कीम थी। मुझे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की औरत जो है वो रोजगार वाली चाहिए, वो हुनरमंद चाहिए, बजाय इसके कि आप उसके लिए हुनरमंदी के लिए कोई कॉलोनियां बनाएं, कोई दुकान बनाएं, क्योंकि इस्लाम हिंदुस्तान में तो यही है। लेकिन यहाँ आप सिर्फ 1000 रुपया पकड़ा देते हैं। हमें भीख मांगती हुई औरत नहीं चाहिए, हमें रोजगार वाली औरत चाहिए जो अपना रोजगार खुद बनाए। आप बैठे पीपुल्स पार्टी के साथ, क्योंकि ये पीपुल्स पार्टी का प्रोजेक्ट है, ये विजन पीपुल्स पार्टी की क़यादत का है, ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का विजन है, ये आसिफ अली जरदारी साहब का विजन है। आप क्यों नहीं उनके साथ बैठते, उनसे पूछें कि जी इसमें क्या करना चाहिए। अच्छी बात है अगर आपने अभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे रखे, अच्छी बात है। इस प्रोग्राम को बहुत कोशिश की गई ख़त्म करने की और हमें डर है कि खुदा न खासा आगे चल के ये बैनुल अक़वामी तौर पे जो है इसकी जो
जो पजीराई हुई थी, क्योंकि जिस वक्त ये प्रोग्राम शुरू हुआ था उस वक्त की जरूरत थी कि उस औरत के हाथ में पैसा रखा जाए ताकि वो अपने बच्चे को दूध पिला सके, लेकिन अब उसमें तब्दीली की जरूरत है और हमें डर है कि कहीं आप इस प्रोग्राम को खत्म ना करें, तो इसलिए इसमें तब्दीली लानी पड़ेगी और औरत को मजबूत करना पड़ेगा। और जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसमें 80% औरत का हक है, उसको हमें फॉर्मलाइज करना पड़ेगा। जनाबे वाला, मैं पोलियो पे बात करना चाहती हूँ। हर साल दुनिया की अखबारों में हमारे लिए शर्म की बात होती है कि जब ये बात आती है कि जी पाकिस्तान में पोलियो का 1 केस आ गया, पोलियो के 2 केस आ गए, पोलियो के 3 केस आ गए,